सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करेंगे। सबसे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ज़रा आप हाल बताइए। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबको हैरान परेशान कर रही हैं। जहाज़ जलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो विजुअल्स आए हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के कारण उस पर सवार 24 भारतीय नाविक फंस गए थे, जिन्हें नेवी ने बचा लिया है। शुरुआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इसराइल के खिलाफ अपनी मिलिट्री कार्रवाई को रोक दिया है। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान और बाकी इलाकों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्ध विराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकेबंदी जारी रहेगी। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो आज जो विजुअल्स आए वो काफी भयानक थे, एक्स के ऊपर पोस्ट भी किए गए। इसराइल में भी वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइल ईरान की मिसाइलें धसी हुई दिखाई दी। लोग उन मलबों के पास गए हुए थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें इसलिए दागी क्योंकि लगातार साउथ लेबनान में इसराइल हमले कर रहा था और वहां के नागरिकों को साउथ लेबनान खाली करने तक की धमकी दे रखी थी। ये अप्रैल में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद ईरान ने पहली बार इसराइल के ऊपर मिसाइली हमला किया है। जवाब में इसराइल ने भी सोमवार तड़के पश्चिम और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला किया। तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें हैं। लेकिन जो इसराइल में जो मिसाइलें दागी ईरान ने, उनका बड़े धमाके रहे। खैर, ईरान, इराक और सीरिया ने एयर स्पेस बंद किया हुआ है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद करने की घोषणा की है। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तो खैर, वेस्ट एशिया में आपको तनाव इन खबरों से दिख रहा होगा। अमेरिका ने हर्मुज में 2 और ईरानी ड्रोन भी मारे आज। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकोम ने दावा किया कि हर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ऐसे ड्रोन गिराने का दावा किया है। ईरान एक अलग दावे कर रहा है। अमेरिका के बदलते रुख से बातचीत अटकी हुई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के बार बार बदलते रुख के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है। तेहरान ने एक बार फिर एनरिच्ड यूरेनियम के अधिकार और विदेशों में फ्रीज अरबों डॉलर की संपत्तियां जारी करने की मांग दोहराई है। तो खैर, एक बात ये भी है कि आपको पता होगा कि अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की फुटबॉल टीमों को अमेरिका में सिर्फ मैच खेलने की अनुमति मिली है। टीम को मैच के दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा, इसलिए उसने अपना ट्रेनिंग बेस एरिजोना की जगह मैक्सिको में बनाया है। तो ये भी एक खबर है कि परसों हम जो जिस खबर पे खुश हो रहे थे, वो खबर बहुत गंभीर भी है उस लिहाज से। खैर, इसराइल में आज सिक्योरिटी रीजंस के कारण दूसरे दिन भी स्कूल बंद रहे हैं। और जी। इसराइल में जो ईरान ने मिसाइलें दागी हैं उसके कारण उन्होंने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद रखी। तो खैर, ईरान में ईरान में एक दावा ये भी आया कि ईरान ने हमले की तैयारी करे 24 लोगों को पकड़ा है और 5 लोग मारे गए हैं। खैर, लगातार आपको पता हो, हमास, इसराइल, ईरान, 2 दिन लगातार 2 दिन इनके बीच में ही चीजें ज्यादा घूमी हैं, ज्यादा रही हैं। और बाकी हुती लड़ाकों को लेकर भी की भी खबरें आई कि हुती लड़ाकों, यमन के जो हुती लड़ाके हैं, उन्होंने इसराइल को चेतावनी भी दी और बोब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाया गया। और वहां पर इसराइल के खिलाफ समुद्र में पूरी घेराबंदी करने की खबर भी हुती लड़ाकों ने दी है। तो मतलब चौतरफा आप देखें कि इसराइल को लेकर वेस्ट एशिया में ठीक ठाक गुस्सा पनप रहा है।
जी। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो ममता बनर्जी को शायद इलेक्शन हारने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा अगर हम इसकी बात करें। लोकसभा सांसद 28 लोकसभा में सांसद में से 20 टूट गए हैं ममता बनर्जी के गुट से, टीएमसी के साथ से। तस्वीरें बाहर आ रही हैं लगातार, और पलड़ा झुका है उनका। देखिए, ममता बनर्जी के 28 एमपीज हैं, उनमें से लोकसभा में उनमें से ये कहा जा रहा है कि जो 20 लोकसभा सांसद हैं, 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो टूट गए हैं। एनडीए को समर्थन करने की बात आ रही है, स्पीकर को जानकारी दी गई है। और जो बीजेपी के सीएम हैं, वो भी इन सांसद शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। खैर, ये जो खबर है ये न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ब्रेक की है, और इसमें जो फोटोज हैं जो मुलाकात के, वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। और इसमें 11 सांसदों ने आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग भी की। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। तो खैर, तृणमूल कांग्रेस के पास देखो तकरीबन 28 तो लोकसभा के और 13 राज्यसभा के सांसद हैं, और ये बताया जा रहा है कि उसमें से राज्यसभा के भी कुछ सांसद टूटेंगे और लोकसभा के भी टूटेंगे। तो खैर, जो मीटिंग हुई है उसकी देर रात के विजुअल्स लोगों तक लगातार पहुंच ही रहे हैं। अगर देखो 20 सांसद टूट जाते हैं तो जो दल बदल कानून है वो भी लागू नहीं होगा। इवन जो ये 20 सांसद हैं, ये अपने आप को ओरिजिनल टीएमसी होने का क्लेम तक कर सकते हैं। ये हमने शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना का ब्रेकअप हुआ था, उसका भी हमने उसमें भी देखा था। तो खैर, ये खतरा अब, पहले जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ चुकी है, एनसीपी को तोड़ चुकी है, और अब जो अगली पार्टी जो निशाने पर है वो ममता बनर्जी है। वैसे हरियाणा में चौटाला को भी बीजेपी ने तोड़ा था 2019 में। मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, 2018 में मैंने वो स्टोरी ब्रेक की थी। तो उस समय काफी हल्ला हुआ था कि कैसे बीजेपी ने चौटाला परिवार को तोड़ा था। खैर, तो यही है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। बीजेपी फेमस है पार्टियों को तोड़ने में। पंजाब में आप देखिए कितने अकाली दल बन गए हैं। तो अकाली दल को भी पंजाब में तोड़ा, जैसे पुनर्सुरजीत और जो अकाली दल बादल की आपको लड़ाई पता ही है सारी। तो उसके बारे में भी खैर आगे बात करेंगे। लेकिन रीजनल पार्टीज को तोड़ने में बीजेपी बहुत बड़ा योगदान निभाती रहती है। जिसके साथ बीजेपी ने अलायंस किया उस पार्टी को जरूर वो तोड़ती है। तृणमूल कांग्रेस का भी आप याद करिए, 1998 के दौर में ममता बनर्जी का एनडीए के साथ अलायंस होता था। अटल बिहारी वाजपेयी में वो की सरकार में वो एनडीए का हिस्सा थी और बीजेपी के अलायंस पार्टनर थी। और आज देखिए कि जब हम 20-25 साल बाद बात कर रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी ही तोड़ रही है। तो खैर, ये बीजेपी का हमेशा काम रहा है। अकाली दल में के साथ भी बीजेपी का अलायंस रहा है, और आप देखिए कि पंजाब में भी अकाली दल को तोड़ा जा चुका है। चौटालाज के साथ बीजेपी का अलायंस रहा है, चौटालाज को तोड़ा जा चुका है। शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ बीजेपी का अलायंस रहा है, उनको भी तोड़ा जा चुका है। तो ये बड़े इनफेमस है। इवन नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, नीतीश कुमार के साथ उनका अलायंस था। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात फिलीपींस की करते हैं, जहां पर बहुत बड़ी तीव्रता के साथ भूकंप आया है, काफी इमारतें भी गिरी हैं। हाँ, बड़ी खराब किस्म की जो खबर है वो देखने को मिली। और फिलीपींस में 7.8 की रिएक्टर स्केल के हिसाब से जो भूकंप है, भूचाल है, वो देखने को मिला है, और इमारतें गिरी है। 32 की मौत हुई है। और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर 138 झटके आए हैं, और 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो अमेरिका के जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, अमेरिका, उनके मुताबिक भारतीय समय अनुसार तकरीबन 5 बजे ये भूकंप आया है, और भूकंप का केंद्र मिडानाओ द्वीप था। और ये सारंगानी प्रांत के मासिब कस्बे में पड़ता है, जहां पर ये 32-33 किलोमीटर की गहराई में देखा गया। और काफी बड़े झटके थे, और काफी लोगों की डेथ हुई है। हम आज हम वो विजुअल्स भी देख रहे थे, जिसमें जो स्कूलों के बच्चे थे वो कैसे पनाह ले रहे थे बाहर। और बहुत इमारतें भी देखी भूकंप के दौरान, बहुत सारी इमारतें ढही, बिल्डिंग्स जो है वो गाड़ियों के ऊपर गिरी। काफी आज आज बड़े बड़े लेवल पे हमें विजुअल्स फिलीपींस से मिले, काफी भयावह विजुअल्स देखने को मिले। और सेंटोर शहर में सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। 7 लाख की आबादी वाला शहर है सेंटोर। और जी। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी।
इससे आगे अगर हम बात करें तो अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर जो हैं, उन्होंने अभी अनाउंस किया है, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था कि पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे, हर हर स्टेट में अलग अलग प्रदर्शन होंगे। भाई देख, अभिजीत दीपके का ना बड़ा अजीब ही मेरे को लग रहा है। एक तो कल जैसे 6 तारीख को भी हमारी बात हुई थी, जिसमें मैंने कहा कि अ, ये बड़ा ना अजीब है, अजीब इस सेंस में है कि अ, अभिजीत दीपके को एक तो 6 जून को आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए था जंतर मंतर को, कम से कम वहां पे पक्का एक मोर्चा लगा के रखना चाहिए था, ताकि अगर उसको आंदोलन फैलाना भी था तो एक बेस जंतर मंतर बना रहता। एक तो वहां पे वो आंदोलन खत्म करके भाग गए, ठीक है। अब दोबारा उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का। अगर 1 हफ्ते बाद ना दिया तो फिर वो कह रहा है कि हम सूबेवार जाएंगे, तो सूबा वाइज मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई ऐसा बुलारा मिलेगा। मान लो कि अगर बात करें हरियाणा में ही वो आंदोलन करने आए, पंजाब में आंदोलन करने आए, राजस्थान में, तो उनको इतनी बड़ी संख्या में लोग जो जेनजीज हैं वो एकजुट नहीं दिखेंगे। ये बड़ा मतलब शहरी किस्म का आंदोलन था, जिसको हम बोलते हैं ना कि अर्बन सेंट्रिक मिडिल क्लास के नौजवानों का आंदोलन था ये। कोई मतलब ऐसा इस देश में भी भांति भांति के जेनजीज हैं, ये बात जी समझिए। भांति भांति के जेनजीज से जब मैं कह रहा हूँ कि लद्दाख का जेनजी है वो अभी स्टेट उड़ के प्रोटेस्ट करके हटा है। आप देखिए कि उससे पहले कश्मीर का जो जेनजी था वो अपने स्टेट हुड के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका आर्टिकल 370 के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, इंटरनेट शटडाउन रहे, बहुत बड़े लेवल पर क्रैकडाउन हुए वहां पर, इवन एनकाउंटर्स भी हुए हैं। तो वो एक अलग किस्म की चीजें देख के हटा है। पंजाब का जेनजी है वो साल 2023 में अमृतपाल सिंह वाला जो है मूवमेंट देख के हटा है। और इसके अलावा भी पंजाब में बहुत सारे मूवमेंट्स में जेनजीज की अलग किस्म से शमूलियत रहती है, तो वो उसके अलग किस्म के हैं। तो भांति भांति के जेनजी है देश में, एक किस्म के जेनजी नहीं है। जो ये कोकरोच जनता पार्टी का फिनोमिना है, इसको जब आप बहुत गहराई से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अर्बन मिडिल क्लास के नौजवानों का आंदोलन है। और उन इसीलिए इनको थोड़ा जो hunगारा है, जो क्या कहें कि मीडिया कवरेज है वो ज्यादा मिली नेशनल मीडिया में। अब देखिए जी कि लद्दाख का जेनजी कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता, इवन वो तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट थे, हजारों की संख्या में जेनजी सड़कों पे उतरे थे लद्दाख में, लेकिन आप बताइए कि कितनी मीडिया कवरेज देखने को मिली। इसकी तो बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी तो इतनी कवरेज नहीं थी। तो ये एक मतलब मैं इस मामले में मानता हूँ कि अभिजीत दीप के जो कह रहे हैं कि हम अलग अलग राज्यों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, इनको कोई ज्यादा hunगारा मिलेगा नहीं। जो इन्होंने नीट सीबीएसई को लेकर एजुकेशन इसको लेकर जो आंदोलन किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इनको जितना hunगारा जितना हम सोच रहे थे उतना उसको जेनजीज ने सपोर्ट नहीं किया है। और जैसे मैंने कहा कि भारत में जेनजीज एक जैसे नहीं है, अलग अलग किस्म की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज के बीच में अलग 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 ऑब्जेक्टिव हालतों वाले जेनजीज हैं। तो और ये मतलब जैसे ये जेनजीज ऐसे हैं जिनको ना अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है ना कुछ और पता है, एक पॉपुलर जो लैंग्वेज होती है शहरी उसी में ये बात कर रहे हैं। अब पंजाब में जी आएंगे तो देखिए ऐसे ही सिंबलाइजेशन आप देखिए आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन पंजाब में आप देखिए कि एक डिबेट उसके बर्क्स उसारी जा रही है कि भाई हम कोई कॉकरोच नहीं, हम तो शेर पुत हैं, ठीक है। जी हम तो वो कई लोग कह रहे हैं कि हम बाज हैं, गुरु साहब के बाज हैं हम। कई लोग गुरु साहब के अपने अपने आप को अनुयायी कह रहे हैं। बहुत अलग अलग किस्म की इंटरप्रिटेशन पंजाब में है। एक पॉपुलर जैसे आम आदमी पार्टी का था, आप याद करिए कि दीप सिद्धू ने जैसे एक हाथ में झाड़ू पकड़ के एक हाथ में श्री साई पकड़ के झाड़ू को नीचे किया था, तो उससे बहुत क्लियर हो गया था कि हमारे जो सिंबल हैं वो गुरु साहिब या फिर सिख रिलीजन से जो लड़ने का जो इतिहास है अन्याय के खिलाफ, उससे निकले हुए हमारे सिंबल है। तो वो एक रिजेक्शन थी। अगर आप क्लासिकल लिटरेचर में देखेंगे तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा। यूरोप में फ्रेंच काफ्का का द मेटामॉर्फोसिस याद करिए, 1915 में लिखा हुआ नोवेल। उसमें जो ग्रेगोर सेमोर है, वो उसमें सुबह उठता है तो कॉकरोच बना हुआ मिलता है, बड़े वाला कॉकरोच, हालांकि ये छोटा कॉकरोच, ये छोटे कॉकरोच है, वो बड़ा कॉकरोच बना हुआ मिलता है। तो उसमें आप जी देखोगे तो उसको फिक्र ये होती है कि अब बताओ कमाएगा कौन, नौकरी पे कैसे जाऊंगा मैं, या फिर समाज भी उसके बारे में ऐसी फिक्र करता है कि बताओ ये कमाए खाएगा कैसे। तो उसमें ना जी मतलब वो कॉकरोच बन गया है, उसको लेकर कोई फिक्र नहीं है कि भाई कॉकरोच क्यों बना और इससे बाहर कैसे आ सकता है।
सब उसके कमाने खाने के ऊपर फिक्र कर रहे हैं, फिक्रमंदी कर रहे हैं। तो कॉकरोच अगर जो पहली बार लिटरेचर में इस्तेमाल हुआ, जैसे फ्रेंच काफका ने किया 1915 में, तो उस लिहाज से तो कोई बहुत ऐसे दमदार सिंबल नहीं है, बल्कि जैसे पैरासाइट कहा गया, कॉकरोच कहा गया भारतीय बेरोजगार नौजवानों को, तो पहली रिजेक्शन तो यही आनी थी कि पैरासाइट, आप मूवी देख लीजिए कम से कम। पैरासाइट तो वो होते हैं, अडानी टाइप सेक्शन होता है जो लोगों की जमीनों को एक एक रुपए में सरकार से दान ले लेता है। हसदेव अरण्य जैसे जो जंगल है बड़े बड़े, उनमें माइनिंग के लिए उन जंगलों को कटवा देता है, किसानों की जमीनों के ऊपर नजर रखता है, उनको छीनना चाहता है। इस किस्म का सेक्शन पैरासाइट होता है। पैरासाइट आम नौजवान नहीं होता, और कॉकरोच भी आम नौजवान नहीं होते। खैर, उसका रिजेक्शन नहीं आया। पंजाब में तो पूरी, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि अलग अलग सूबों में जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे हरियाणा में भी जो नौजवान हैं वो अपने आप को शेर के साथ या फिर तगड़ा होने के, चित्ता, जैसे हमारे जेंजीज का एक नया स्लैंग बहुत चलता है हरियाणा में, चित्ता बालक है, ठीक है, तो वो तो अपने आप को चीते से मतलब वो कर रहे हैं। तो कॉकरोच कैसे मानेंगे? बहुत बहुत चीजें हैं कि आपकी जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है, आप कैसे अपने आप को देखते हैं, तो वो एक मामला है। खैर, मुझे लगता है कि अगर आप अभिजीत दीप के अर्बन सेंटर्स में घूमे, चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। भारत के सूबों की, अलग अलग सूबों की अलग अलग लिव्ड रियलिटीज हैं, अलग अलग सूबों के अलग अलग नौजवानों की अलग अलग कहानियां हैं, तो वो मुझे लगता है कि इस कॉकरोच थिंक वाली चीज में फिट नहीं होंगे। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो मणिपुर हिंसा की बात करते हैं। इतने लंबे समय से वहाँ पर हिंसा छिड़ी हुई है, लगातार वहाँ से अलग-अलग परेशान करने वाली खबरें आती हैं। इतने समय हो जाने के बाद भी अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 43,000 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी बेघर हैं, और 700 से ज़्यादा लोग जिन्होंने अभी तक जानें गँवा दी हैं। देखिए, ये बड़ा अजीब है कि जो बचाने के लिए जो कैंप्स लगते हैं, जिनको हम राहत शिविर के तौर पे नाम लेते हैं, जो टेंट्स लगाए जाते हैं कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको वहां बसा दिया जाता है। अब एक आरटीआई लगाई गई। उस आरटीआई आवेदन में मणिपुर के जो होम मिनिस्ट्री है उससे पूछा गया कि भाई क्या कितनी डेथ हुई है, तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि राहत शिविर के अंदर 731 डेथ्स हुई हैं, 43,000 से ज्यादा लोग अभी भी बेघर हैं। तो ये एक बड़ी, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो नंबर से सबसे ज्यादा जो चूड़ा चांदपुर जिला है उसमें सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, 248। फिर उसके बाद बिष्णुपुर है 151, कांगपोकपी है 128, इम्फाल वेस्ट है 94, काकचिंग 60। तो ऐसे मतलब और बाकी जिलों में भी मौतें हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित चूड़ा चांदपुर है। तो खैर, जो आरटीआई है ये बड़ा ही इससे जो खबर निकल कर आई है वो बहुत भयावह है कि इवन मतलब जो लोग घरों से बेदखल हुए, उनमें भी 731 लोगों की जो कैंप्स लगे हुए हैं, बचाव कैंप्स लगे हुए हैं, उनमें डेथ हो जा रही है। तो एक बड़ी खबर है। और मणिपुर की जो तस्वीरें हैं, आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया कभी नहीं दिखाता है। मणिपुर तो साल 2023 से ही जल रहा है और वहां पर अभी तक जो नॉर्मलसी है वो वापस नहीं आई है। काफी परेशान करने वाली खबरें हैं। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो खबर राजस्थान से है। भाजपा के एक विधायक ने इस्लामपुर नाम की जगह का नाम बदल के श्री रामपुर रखने की सिफारिश की है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि उस गांव के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये गांव है राजस्थान के झुंझुनू जिले का, उस गांव का नाम है इस्लामपुर। उसका नाम बदलने के लिए जो वहां का विधायक है राजेंद्र बाबू, वो कह रहा है कि इसका नाम श्री रामपुर किया जाए। तो उसके खिलाफ जिला कलेक्टरेट पे उस गांव के लोग ही पहुंच गए, और उन्होंने कहा जी, कि गांव का ना तो नाम बदलने की जरूरत है, ना सरकार को सांप्रदायिकरण यानी कि फिरका प्रस्ती फैलाने की जरूरत है। तो आज देखा मैंने कि उस गांव के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग जो वहाँ नामों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं कि कौन सा हिंदू नाम है, कौन सा मुस्लिम नाम है, उसके उसको गांव वालों ने बहुत सही जवाब दिया है। आप देखेंगे तो हमारे हरियाणा में, पंजाब में, भारत में ही लगभग बहुत सारे शहरों के बड़ा गंगा जमनी तहजीब वाला मामला। किसी का नाम आपको उर्दू से ड्राइव्ड लगेगा, किसी का हिंदी से, किसी का संस्कृत से, किसी का पंजाबी से, तो कोई फर्क ही जी। नहीं पड़ता लोगों को जब इतने मिलजुल के लोग रह रहे हैं। तो खैर,
देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है, लेकिन राजेंद्र बांबू के खिलाफ वहाँ की जो आबादी है, उस गाँव के जो लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। देखते हैं कि सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी होती है या गाँव वालों के साथ खड़ी होती है। मुझे लगता है कि सरकार वहाँ पर फिरका परस्ती तो फैलाएगी, क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद आरएसएस के पिट्ठू रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, और वो उनको रखा भी इसलिए गया है कि इस किस्म की चीज़ें करें। तो एक डर तो है कि शायद गाँव वालों की जो वॉइसेज़ हैं, उनको जो मौके की हुकूमत है, वो शायद नकार दे। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो अमृतपाल की पार्टी में विधायक जो हैं मनप्रीत तैयारी, वो अमृतपाल की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और ये भी खबर है कि उनको बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, लुधियाना के दाखा हल्के से विधायक है मनप्रीत सिंह अयाली। आपको पता होगा कि सिर्फ 3 विधायक 2022 में अकाली दल के जीते थे, उनमें से एक मनप्रीत सिंह अयाली थे। कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में उन्होंने अकाली दल वारिस पंजाब दे यानी कि अमृतपाल सिंह की पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। मनप्रीत अयाली ने हाल ही में अकाली दल पुनर्सुरजीत से इस्तीफा दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खबरों को बिल्कुल ऐसे विराम दिया और आज वो दाखा में अपने वर्कर्स से लगातार मिल रहे थे। उनके वर्कर्स के साथ उनकी एक फोटो भी आई। इसके अलावा मनप्रीत सिंह अयाली की जो बातचीत है, वो अमृतपाल की पार्टी के जो मेंबरान हैं, उनके पिताजी हैं तरसेम सिंह, उनसे भी बातचीत हुई और अमृतपाल के पिताजी तरसेम सिंह ही उनको पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। तो खैर, आपको बता दें कि मनप्रीत अयाली ने कोशिश की है कि उनके दाखा हल्के में आसपास जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हुए हैं, उनमें उनको भी अपने काबू में रखे और उनको मतलब अपने हल्के को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड भी किया। खैर, आपको ध्यान हो कि बेदबी के मुद्दे के ऊपर प्रधान सुखबीर सिंह बादल से उनकी दूरियां हुई थी अकाली दल में और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उसके बाद वो पुनर्सुरजीत में चले गए थे। पुनर्सुरजीत का कोई भविष्य ना देखते हुए उन्होंने उसको छोड़ दिया था और अब बात आ रही है कि अब वो अपने समर्थकों के साथ शामिल हो सकते हैं वारिस पंजाब दे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पिछले दिनों दिया था, जब उनको बहुत ऐसे पूछा जा रहा था कि क्या आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो मनप्रीत अयाली ने कहा था कि नहीं नहीं, वो दिल्ली की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, दिल्ली वालों की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो पंजाब की ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। तो खैर, उन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन आज चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने हैं, वहीं पर वो ज्वाइन करेंगे। तो खैर, तैयारियां सारी चल पड़ी हैं। दाखा से बहुत सारे जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ चाले पा दिए हैं। जी, जी। इसी से आगे बढ़ें तो आज पंजाब में अलग-अलग जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किए हैं, पुतले फूँके हैं सरकार के। हाँ, आज पंजाब भर में किसान संगठनों ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकारों के पुतले फूके हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसानों को लगातार कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारें उनकी मांगे नहीं मान रही हैं और ना उनके ऊपर ध्यान दिया है। अमृतसर जिले की बात करें तो आज गोल्डन गेट, रैया, जंडियाला गुरु, मेहता चौक, कत्थू नंगल टोल प्लाजा, मजिठा, खतराए कला, रमदास, गग्गो महल, अजनाड़ा, लोपो के खासा, इन सारे इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर ने कहा है कि पूरे देश में अभी पंजाब समेत कई देश के हिस्सों में यूरिया खाद की भारी कमी है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है और कई जगहों पे उन्हें मजबूरी में जो प्राइवेट प्लेयर्स से महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जरूरी चीजें हैं, उनको दुकानदार आप उससे अधिक पैसे में उनको बेच रहे हैं। इसलिए कृषि विभाग और सरकार की नीतियों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है। डीजल, रसोई गैस, ये सीधे किसानों के ऊपर असर डाल रही हैं और खाद बीज भी महंगा हो रहा है, उनको उनको किल्लत भी है। तो उसको लेकर उन्होंने आज आंदोलन किया और चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार और सूबा सरकार खाद बीज और किसानों की लागत की ओर ध्यान नहीं देगी, तो वो और भी बड़े आंदोलन करेंगे। आज तकरीबन शाम 5 बजे तक किसानों ने आंदोलन किए हैं और पंजाब भर में हमें इसकी आहट देखने को मिली। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो किसान संगठन हैं, उन्होंने काफी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर सरकारों के पुतले फूके हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।